गर्दनीबाग में बीपीएससी का धरना लगातार जारी है। यहाँ पर दर्जन भर से ज्यादा अभ्यर्थी अभी भी मौजूद हैं। हम लगातार कवरेज कर रहे हैं और बता रहे हैं और सुना रहे हैं। री एग्जाम की मांग पहले ही दिन से था। उसके बाद फिर धीरे धीरे आंदोलन का रूप लिया, आमरण अनशन हुआ नेताजी के द्वारा। फिर अभी वो तो हॉस्पिटल में है, मगर गांधी मैदान के बाद अभी कवरेज का यहाँ पे कह सकते हैं कि गर्दनीबाग में अभी हूँ। और रहमानसु सर जो लगातार बीपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ रहे हैं, उनसे अभी कुछ सवाल रहेगा कि क्या कुछ अब होगा इस आंदोलन का और क्या कुछ होगी बातें। वो बातें अभी हम सुनेंगे। रहमानसु जी सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतने लंबे समय से चल रहा है आंदोलन प्रदर्शन, सरकार ने री एग्जाम नहीं कराया, अब पेपर लीक की बातें आ गई है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, आज 22वां दिन है और इस 22वां दिन में हम लोग क्रमबद्ध तरीके से बहुत सारी चीजों को जीता है। ये आपको स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं बताऊंगा तो आपको मालूम चलेगा। पहली बार तो ये हुआ कि भारत के इतिहास में इतना लंबा चलने वाला सत्याग्रह ये पहला है छात्रों का। ये ऐसा सत्याग्रह है जिसमें 3 बार लाठीचार्ज हुआ, फिर भी हम लोग हाथ जोड़ते रहे। तीसरी चीज क्या है कि पूरे भारत के हर एक कोने से हम लोग को समर्थन मिल रहा है। चौथी चीज इसमें ये हुई कि हम लोग की जो बातें हैं जहां जहां तक हम लोग को पहुंचाने हम लोगों ने पहुंचा दिया है। पांचवी चीज ये कि जो शुरुआती दौर में नेताओं के कुछ बोल और थे और आज कुछ बोल और हैं। पहले हम लोग सबूत मांगा करते थे, कोई दिल्ली में बैठ के, कोई बंबई में बैठ के सबूत मांगा करता था कि साहब सबूत लाइए और 2 दिन में हम लोग जो है और 2 मिनट में जो है हम लोग पेपर कैंसिल करा देंगे। और अब ये हट चुका है। अब कहने सबूत लाने की कोई जरूरत नहीं है, सबूत हम लोग इकट्ठा कर लेंगे, बस अपनी अपनी बात कही है। तो ये सारा का सारा काम अब हो रहा है। इसके अलावा हम लोग की तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट में एक एडवोकेट है अभिजीत आनंद, उन्होंने जो है हम लोग के पक्ष में याचिका दायर की। और चूंकि यहाँ हाई कोर्ट बंद था, कल हाई कोर्ट खुला है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया कि साहब आप यहाँ डायरेक्ट नहीं आइए बल्कि हाई कोर्ट में जाइए। हम आपकी भावनाओं का कदर करते हैं, आप हाई कोर्ट में जाइए, अपनी बात को रखिए, उसके बाद आप आइए, तो निश्चित रूप से हम आपकी सुनवाई करेंगे। तो ये भी हमारी एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि अभी तक कई बार ऐसा हुआ है कि हाई कोर्ट में बीपीएससी चाहे बहुत सारे एग्जाम के मसले जाते हैं और वहाँ खारिज हो जाता है। तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट के थ्रू अब ये बात हो रहा है, तो अब कहीं ना कहीं हाई कोर्ट भी हमारी चीजों को बहुत ध्यान से सुनेगा। और कल ड्राफ्टिंग पूरी हो रही थी और आज जो है हाई कोर्ट वाला काम हो रहा होगा। तो अब इन सारी चीजों से लग रहा है, क्योंकि हम लोग मांग अपने जनप्रतिनिधियों से कर रहे थे, अपने पिता तुल्य चीफ मिनिस्टर से कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हम लोग की बातों को सुना नहीं। लेकिन अब जो है बातें हम लोग की सुनी जाएंगी, कोर्ट में भी सुनी जाएंगी और नेताओं द्वारा भी सुनी जाएंगी। कोर्ट पे क्या, जैसे कई मंत्री और कई जो एक आयोग हैं बीपीएससी के, वो तमाम लोग बोल रहे थे सबूत का, पेपर लीक का कुछ ऐसा मामला दीजिए जिससे कि हमको और भी जानकारी प्राप्त होगी, तो और भी जगहों पर एग्जाम की बातें होगी। मगर एक ही सेंटर का मिला तो एक ही सेंटर कैंसिल किए। और इस कह सकते हैं कि राजनीतिक प्रकरण से जोड़ा जा रहा है, चाहे वह विपक्ष के नेता हों या और ऐसे तमाम चीज हों। ये धरना प्रदर्शन को वैध नहीं मानते हैं, जो गांधी मैदान के पास हो रहा था उसका भी। चलिए, आपके 2 पक्ष हैं, एक पहला पक्ष बीपीएससी वाला है और दूसरा राजनीति वाला है। तो मैं पहले पक्ष पर डिस्कस करना चाहूंगा कि बीपीएससी ने कहा सबूत लेके आओ। साफ सबूत तो सब आपके पास उपलब्ध है, क्योंकि ना हम वहाँ कैमरा लेके जा सकते थे ना कुछ, लेकिन आपने सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है। बच्चे अपना आधार कार्ड दे रहे हैं, बच्चे अपने जो है क्या नाम है एडमिट कार्ड दे रहे हैं, और उन्होंने कहा कि हमारे सेंटर पे जो जो हुआ आप जो है अपने सीसीटीवी कैमरे से देख लीजिए हम लोग गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। क्योंकि बहुत जगह पेपर को देर से देने की बात, ट्विटर पे और कई जगह जो है पेपर का जो है पेपर जो है उसका धीरे धीरे वायरल होना, क्योंकि कहा जाता है कि अगर एग्जामिनेशन से 1 मिनट पहले भी वायरल होता है तो उसको वायरल माना जाता है। तो लगभग आधे घंटे पहले ही पेपर जो है वायरल होना शुरू हो गया। इसके अलावा कई सेंटर पे क्या क्या सारी चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें ये सब हुआ। ये सारा का सारा काम हुआ और हम लोग से बात सारी मांगनी गई कि क्या क्या चीजें हैं। तो अब बीपीएससी इस तरह की बात करता है तो उसको नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये प्रशांत किशोर की तो अभी तबीयत खराब है, उनका आमरण अनशन जारी है, उनको पहले क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए साहब, अच्छा आपने राजनीति की बात कही थी, किसमें राजनीति? पहले ये प्रशांत, देखिए प्रशांत सर की बात आप जन स्वराज के लोगों से पूछें। अब कल को पप्पू यादव जी की तबीयत खराब होगी, आप हमसे पूछेंगे, पप्पू जाएंगे
कल को तेजस्वी जी की नहीं नहीं, उनका आमरण अनशन जारी है। वो कह रहे हैं हम फिर से आएंगे और फिर से हम अभ्यर्थियों की मांगे और बातें। देखिए साहब, वो हम लोग के पक्ष में, जी। अगर कोई भी हमारे पक्ष में हमारे सत्याग्रह के तरीके को अपनाता है तो हम उसका पुरजोर समर्थन करते हैं, और प्रशांत जी ये कार्य कर रहे हैं तो हम उनका समर्थन करते हैं। और क्या कि उनका लक्ष्य कोई राजनीतिक नहीं, हम लोग के छात्रों की मांग है। अगर हमारी मांगों में कोई हमारा साथ देता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। इसमें हजारों करोड़ रुपए की धांधली की बात वह किए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसको कैसे देखते हैं? साहब, ये हजारों करोड़ यही नहीं, जितने एग्जाम हुए उसमें सब लाखों करोड़ का जो है, सिपाही बहाली, बीएसएससी, इन सभी को देखते हैं। टीचर, बीपीएससी, टीआरई, जहाँ पे लाखों लाख भर्तियां की गई हैं, तो ये सब एक बहुत बड़ा नेक्सस बना हुआ बिहार में, जिसमें कुछ मंत्री शामिल हैं, जिसमें कुछ अधिकारी शामिल हैं, जिसमें कुछ शिक्षा वाले शामिल हैं, जिसमें कुछ कोचिंग वाले शामिल हैं। ये पूरा पूरा एक नेक्सस बना हुआ है, और पिछले कई सालों में यही सारा काम हो रहा है। इसी नेक्सस को सबके सामने हम लोग लाना चाहते हैं। क्यों? इससे क्या हो रहा है कि बच्चे पढ़ने की तरफ ध्यान नहीं देके इस पे सोच रहे हैं कि सेटिंग वाले को पैसा दे देंगे तो हम नौकरी पा जाएंगे। और जब ऐसे लोग पदों पे पहुंचते हैं तो फिर जो व्यवस्था भी बिहार में चल रही है वही होती है कि पुलिस वाले लाठीचार्ज समस्याओं के समाधान के लिए नहीं करते, बल्कि पुलिस वाले लाठीचार्ज जो है वो उस पैसे के बल पे करते हैं जिस पैसे से वो उन पदों पे पहुंचे हुए। इसमें जो विपक्ष है और ऐसी तमाम चीजें हैं, जैसे और शिक्षक आ गए थे तो कुछ अभ्यर्थी इन सभी चीजों का, शिक्षकों का भी विरोध कर रहे थे, राजनीति करने का और राजनीति रोटी सेकने का धरना पर आरोप लग रहा है, धरना प्रदर्शन पर। कैसे देखते हैं रहमान? देखिए, जैसे क्या हुआ कि ये छात्रों का सत्याग्रह है, तो शिक्षकों का आना तो स्वाभाविक है, लेकिन एक तरफ आप जो है आने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप प्रिविलेज की बात करते हैं कि हमारी स्पेशल ट्रीटमेंट हो, तीसरा तरफ क्लास में कुछ और बात कहते हैं, चौथा जो है आपके कार्य करने की प्रणाली कुछ और है। तो ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्टेटमेंट कहीं ना कहीं चीजों में कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है। उन शिक्षकों को लेकर जो राजनीति का आरोप लग रहा है तो क्या कहेंगे? राजनीतिक सिर्फ बात उठ रहा है। देखिए, उन शिक्षकों के बारे में हम लोग क्या कहें, आप बात कीजिए हमारे जो है री एग्जामिनेशन के बारे में तो अच्छा रहेगा। अच्छा, री एग्जामिनेशन से एक बड़ा सवाल है। बीपीएससी का जब फॉर्म भरा जा रहा था तब आखिरी 3 दिन में फॉर्म भरने का जो ये सर्वर कहा जाता है या कहें कि वो वेबसाइट, वो सुस्त पड़ गया या ज्यादा अभ्यर्थी वहां पर काम करने लगे, तो ऐसा बीपीएससी का साइट और ये चीजें नहीं देखी गई। अभ्यर्थी रिसीविंग लिए हुए थे मगर कह रहे थे कि हमारा ये पेमेंट नहीं हो पाया, फोटो सिग्नेचर और भी बहुत सी शिकायतें लेकर आए थे और दिखा रहे थे कि हमारा मैसेज आ गया, हमारा ये रजिस्ट्रेशन का ये आ गया। तो कैसे देखते हैं इस मामले को कि इतनी बड़ी आयोग है और इतनी बड़ी चूक? दरअसल क्या है कि बीपीएससी में पहली बार इतनी बड़ी वैकेंसी आई, उसमें भी इतने बड़े अच्छे अच्छे पोस्ट आए, तो हर आदमी चाह रहा था कि इसको फॉर्म को भरें, लेकिन जब फॉर्म भरने में जो वेबसाइट है वो काफी स्लो काम कर रहा था। स्लो काम करने के कारण जो है बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। इवेंट के बीच में कुछ हमारे बड़े बड़े त्यौहार जैसे दशहरा, नवरात्र, दशहरा, दिवाली, छठ जैसे त्यौहार थे, तो उसमें बच्चों की बहुत ज्यादा व्यस्तता थी। इसकी वजह से लोग फॉर्म जो है इधर थोड़ा सा बाद में भर लेंगे, और फिर बाद में जो है सर्वर उन्होंने कहा कि ठीक हो गया, लेकिन सर्वर ठीक नहीं हो पाया, जिसके कारण डाटा ये है कि लगभग 90,000 करीब बच्चे जो फॉर्म नहीं भर पाए। तो बच्चों ने शुरुआत में तो इसकी मांग नहीं की। नहीं, शुरुआत में की, जब नॉर्मलाइजेशन की बात मांगे उठी थी उसी वक्त की थी शुरुआत का मतलब कि जिस समय, उस समय 3 नवंबर, चूंकि उनको नहीं लगा कि हम लोग की मांग, उनको लगा कि हमारे साथ ही ऐसा हुआ है। हाँ, तो उनको लगा, तो वो सोचे कि हमारी गलती है, लेकिन जब 6 दिसंबर को नॉर्मलाइजेशन वाली बात थी तो उन्होंने भी अपनी मांग को इसमें जोड़ दिया। लेकिन चूंकि 13 दिसंबर को पेपर था तो संभावना उसकी कम थी कि नहीं हो सकता था, लेकिन समस्या तो कहीं ना कहीं बनी हुई थी। तो ये सारी समस्याएं थी। खैर, तो ये सारी समस्याएं थी। साथ ही अभी रहमांशु सर लगातार, अभी कब तक आप लोग का ये चलेगा, कुछ अता पता है? अता पता तो हम लोग को 18 को भी नहीं था कि हम लोग 22 दिन तक बैठे रह जाएंगे और पुराने साल से नए साल में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई किताब नहीं लिखा गया छात्र राजनीति पे, ऐसा कोई छात्र जो है सत्याग्रह के बारे में हम लोग कहीं पढ़ा नहीं था। क्या रणनीति होती है, क्या किया जाता है, किसी को जानकारी नहीं। ये सब तो सब स्पॉन्टेनियस हो रहा है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, जो हो रहा है, तो इसका अंत कहाँ होगा हम नहीं जानते, लेकिन जिस प्रकार से हम लोग की सकारात्मक शुरुआत है, जो भी अंत होगा बहुत सुखद अंत होगा। मगर अब तो सरकार और आयोग तो सुनने से सीधे कहें कि इनकार कर गई है, तो अब कोर्टे ना भरोसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। आज भी आशा है नीतीश जी मानेंगे, आयोग मानेंगे। आज और कल के जो है, अब मैं नेताओं के जो है स्पीच को सुना, तो जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उन्होंने कहा कि हमने ना कब कहा। हाँ। दूसरा उन्होंने थोड़ा सा उम्मीद जगा, थोड़ा नहीं बहुत पूरा उम्मीद जगा कि हमने ना कब कहा,
और दूसरा उन्होंने कहा कि सबूत के लिए मैंने कब कहा। सबूत तो जो है हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम लोग देख रहे हैं और उसको अंदर से हम लोग का छानबीन चल रहा है। तो हो सकता है कि हम पक्ष में अगर हो जाए तो पूरा एग्जाम कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि अभी तक लोग छात्रों के बारे में सोच नहीं पा रहे थे। और आपको बता दूं कि भारत का ये पहला ऐसा सत्याग्रह है जो जाति धर्म की कहीं बातें ही नहीं हुई। यहाँ कौन सा छात्र किस जाति का है, किस धर्म का है। मैं जब गिरा हुआ था तो जिस लड़के के पैर पे मेरा सर था उस लड़के का नाम था इरशाद। जो लड़की मेरा जूता खोल रही थी वो लड़की थी मोतिहारी की कोई मनीषा। जो लड़का मेरा हाथ पकड़ा था वो बढ़ई परिवार का लड़का था। जब आप गिरे थे डंडा जब मैं गिरा था। अच्छा, मुझे तो किसी के बारे में जानकारी नहीं, क्योंकि जितने लोग हमको सेव किए और जितने मेरे आसपास थे उसमें से कोई भी मेरा स्टूडेंट नहीं था जिसको मैं पढ़ाता हूँ। किसी भी बच्चे से मेरी पहली मुलाकात यहीं हुई थी और कुछ तो मुलाकात वहीं पे हुई थी, जेपी गोलंबर पे। उसी जोश का एक वीडियो वायरल हो रहा है। प्रशांत किशोर पर आप जब बोल रहे थे, कैसे देखते हैं उसको? एकदम आवेग में बोल गए या? देखिए, जो अगर चिंतन मनन होता तो शायद लाठी चार्ज भी नहीं हुआ होता, क्योंकि जो वहां पे घटनाएं घट रही थी सब लाइव हो रहा था और कोई ये पिक्चर की शूटिंग नहीं हो रही थी। ये कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा गया था कि साहब अब लाठी चार्ज होगा, अब लड़का सैल्यूट मारेगा, एक लड़का जो है कपड़ा खोल के लाठी खाएगा, एक लड़की जमीन पे गिरी हुई, कोई स्क्रिप्टेड नहीं था। ये जोश में बोला गया प्रशांत किशोर का हो गया। जोश में नहीं, गुस्सा में बोला गया। हम लोग तो यहाँ जोश में कभी कुछ बोलते ही नहीं, वरना जितने छात्र थे अगर जोश में किए होते तो इसमें बिहार में कुछ उस समय क्या लगा कि प्रशांत किशोर हम लोग को फंसा कर भाग गए या क्या? दरअसल क्या था कि जब हम लोग लाठीचार्ज करे तो हम लोग कोई दिख ही नहीं रहा था, बस छात्र और मैं था और पुलिस वाले थे और कोई नहीं था। तो ऐसे में गुस्सा होना तो स्वाभाविक है, लेकिन गुस्सा हम लोग सिर्फ उन्हीं पे नहीं, कई लोगों का और भी मैंने नाम लिया था, कुछ अधिकारियों का, कुछ मंत्रियों का, कुछ नेताओं का और कुछ टीचरों का, सबका नाम लिया था। तो जो भी हमारे दिमाग में गुस्सा था सब हमने जो है 2 से 3 मिनट में बोल दिया। उस वक्त मैनेजमेंट में चूक हुई या क्या कुछ आप लोगों से? मैनेजमेंट तब चूक हो जाए जब कोई चीज मैनेज हो। ये सब तो शुरू से स्पॉन्टेनियस हो रहा है। आयोग के तो अधिकारी बुला रहे थे मिलने के लिए, वो बोले कि हम तो बुला रहे हैं मगर ये लोग आ नहीं रहे हैं तो हमको मजबूरन इन सबको हटाने के लिए। जो आयोग नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पे गेट के अंदर बुला के पिटवाता है वो अपने चोरी के लिए हमको बुलाएगा? जाके किसी भी आयोग का अधिकारी अगर ये दे दे तो हम लोग यहाँ से भी उठ जाएंगे, हम लोग बुलाए थे। सारे के सारे आयोग के अधिकारी अपने प्रशतम सीमा पे हैं। उन पे अगर उनका आज चेक इन हो जाए तो जैसे जो है बेऊर जेल के अधीक्षक के पास 13 SUV और 58 जो है लाख का कैश और गहना मिला है, ये सारे के सारे BPSC के अधिकारियों को अगर छानबीन किया जाए तो अरबों खरबों का जो है हेरफेर मालूम चल जाएगा। और उसमें भी BPSC चेयरमैन तो साहब EOU का रिपोर्ट है, 2017 का केस है, और मुझे नहीं समझ में आया कि क्या उनको विजिलेंस का परमिशन मिल गया था कि नहीं मिल गया। वरना एक संवैधानिक पद पे किसी व्यक्ति को बैठाया जाता है, वो भी मुझे नहीं समझ में आया कि किस व्यक्ति ने उसका नाम रिकमेंडेड किया जो नवंबर 2024 में रिटायर। क्या बिहार में अधिकारियों की कमी है कि रिटायर व्यक्ति से आप सेवा ले रहे हैं? उस व्यक्ति की जीवन में उपलब्धता क्या रही है? चोरी, SC ST में जो है करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का हेरा फेरी, EOU का जांच। आपके पास ईमानदार अधिकारी नहीं कि वहां भर्ती करो? जरूरी है 60 साल का बूढ़ा व्यक्ति हो जाए रिटायर होकर काम करे? इतने सारे युवा अधिकारी, ईमानदार अधिकारी बिहार में, उनको दायित्व सौंपा जाए? तो आखिर ये कौन निर्णय लिया कि उस व्यक्ति को उस पे बैठाया जाए? वो भी कोई ना कोई अधिकारी, कोई ना कोई नेता रहा होगा। ये पूरा का पूरा एक साठ गांठ ये मिला जुला था जिसका असर ये हो रहा था। तो BPSC का कोई अधिकारी कह रहा है कि हम लोग को बुलाया था तो सरासर झूठ बोल रहा है। क्या इस सेटिंग गेटिंग और भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं मिल सकती है? बिहार के अभ्यर्थी लगातार, एक तो BSSC का 9 साल तक फॉर्म चला था, तो इस सेटिंग गेटिंग और भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं मिल सकती है? साहब इस बार मिल रही है, इस बार मिलेगी और आप लोग उसके साक्षी बनेंगे। बिल्कुल। चलिए, ये बड़ी बात कह रहे हैं कि इस बार भ्रष्टाचार और सेटिंग गेटिंग का जो आरोप लगता है सरकार और तमाम चीजों पर, और होती है, साफ तौर पे कहें, इससे मुक्ति मिलेगी। ये हिमांशु सर से हम अभी बात कर रहे थे। बाकी लगातार झकास भारत देखते रहिए, हम पॉलिटिकल अपडेट से लेकर तमाम अभ्यर्थियों की खबरें भी लाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। अभी फिलहाल गर्दनीबाग में था, गर्दनीबाग में हूँ और खबरें लाता रहूंगा। कैमरे के पीछे आदित्य जी हैं, उनको विशेष धन्यवाद कहूंगा। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।